सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हैरी रूट कल्चर। सो हैरी रूट कल्चर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रूट एसोसिएटेड मेटाबोलाइट्स। ये जो कल्चर्स होते हैं ना, इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है और इनका जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो it is a culture produced after the infection of the eggs plants or the culture by the gram-negative soil bacterium Agrobacterium rhizogenes। सो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम एग्स प्लांट है, जो भी हम एग्स प्लांट लेंगे उसको हम इन्फेक्ट कराएंगे एक बैक्टीरिया के साथ में, विच इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैरी रूट कल्चर्स जो एग्स प्लांट मटेरियल है उसको हम इनोक्यूलेट करेंगे विद द सेल्स ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। This process take advantage of naturally occurring hairy root disease in the dicotyledons. So जो hairy roots है they can also be induced in most of the dicotyledon plants by genetic transformation by using this particular bacteria Agrobacterium rhizogenes. Now, what are the properties of the hairy roots? How the hairy roots are better than the normal roots? Genotype and phenotype stability. Autotrophy in the plant hormones, fast growth, high levels of secondary metabolite production. So जो hairy roots होते हैं ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा lateral branching होती है। जो hairy roots होते हैं उनकी जो lateral branching होती है, lateral branching जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, high होती है। And there is absence of geotrophism. Absence of geotrophism means यहाँ पर क्या होता है, bunches formation होती है। और हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, जो hairy roots होते हैं they do not require conditioning of medium. Next, medium. सो यहाँ पे जो हैरी रूट्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट होता है ड्यू टू द एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। सो एग्रोबैक्टीरियम के हमारे पास दो स्पीशीज़ होती है एग्रोबैक्टीरियम। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज़। पहले तो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। देन वी हैव एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि हैरी रूट डिजीज़ कॉज करता है, एंड एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। सो अभी हम किसके बारे में डिस्कस करें, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। सो क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास ना ये बैक्टीरिया है, दिस इज़ द बैक्टीरिया विच इज़ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स बैक्टीरिया। ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मिड हो गया। इस प्लाज्मिड को बोलेंगे हम आरआई प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड इज़ द आरआई प्लाज्मिड। नाउ रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आरआई प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर हमारे पास अगर हम बात करें इस प्लाज्मिड की, तो यहाँ पर अगर हम जूम करके देखें तो इतना जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टी रीजन और द टी डीएनए। ये क्या होता है, टी डीएनए, ठीक है। ये पार्ट क्या है, टी डीएनए। अब हम क्या करते हैं, ये जो टी डीएनए है इस टी डीएनए को हम यहाँ से आइसोलेट करेंगे। ये जो टी डीएनए है उसको आइसोलेट करेंगे एंड इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा प्लांट के अंदर। सो हम इसको क्या कर देंगे, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो देखिए आरआई प्लाज्मिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से हमारा आरआई प्लाज्मिड होता है, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पे है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। फिर ये जो जीन है यहाँ पे ये है ओपाइन कैटाबॉलिज्म के लिए। देन हमारे पास है here we have the conjugative transfer gene for the conjugative transfer। यहाँ पे ओपाइन सिंथेसिस के लिए ये जो जीन है ये ओपाइन सिंथेसिस के लिए है। ये जीन साइटोकाइनिन प्रोडक्शन साइटोकाइनिन सिंथेसिस के लिए है। ये जो जीन है ऑक्सिन प्रोडक्शन ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए है। सो दीज आर ऑन्कोजेनिक जीन्स। एंड यहाँ पर जो रेड रीजन आप देख रहे हैं दैट इज़ द वायरुलेंस रीजन, जहाँ पे कि वायरुलेंस जीन्स होते हैं।
सो जो हमारा वायरुलेंस रीजन होता है वहाँ पे वायरुलेंस जीन्स होते हैं, एंड ये जो वायरुलेंस जीन्स होते हैं, दीज वायरुलेंस जो हमारे पास जीन्स हैं उनके पास ना क्या होता है, दे हैव द प्रोटीन प्रोडक्ट्स। सो उनके पास होता है एंडोन्यूक्लियस, उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस। सो एंडोन्यूक्लियस क्या कर सकता है कि बॉर्डर जो है, लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे वो क्या कर देता है, कट लगा देता है। मतलब ये लेफ़्ट बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर जो मतलब टी रीजन है उसको यहाँ पे कट हो जाता है। तो जो हमारे वायरुलेंस जीन है, दे हैव द प्रोटीन प्रोडक्ट एंडोन्यूक्लियस विच कैन कट द टी-DNA फ्रॉम द बॉर्डर्स। उसके बाद क्या होता है कि ये जो टी-DNA इसका ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू द प्लांट। सो भी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हेरी रूट कल्चर कर सकते हैं इन विट्रो। सो एग्स प्लांट्स आर वुंडेड एंड देन इनोक्यूलेटेड विद एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स. So usually 2 to 3 days later the explant can be transferred into the solid media with antibiotics. So initially हम क्या करते हैं, we will prepare the suspension of agrobacterium. So जो agrobacterium है उसको हम agrobacterium को हम grow करेंगे किसके अंदर, YMB के अंदर, which is the yeast mannitol medium के अंदर हमने उसको ग्रो करा अपने एग्रोबैक्टीरियम को. उसके बाद आप क्या करोगे, इंक्यूबेशन करोगे. इंक्यूबेशन फॉर 2 to 3 वीक्स. 2 to 3 वीक्स के लिए आपने क्या करना है, इंक्यूबेशन करना है. इंक्यूबेशन के बाद आप क्या करोगे, जो हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, हम उसको ले लेंगे जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ग्रो हुआ है उसका जो सस्पेंशन है, वी विल टेक दैट इन द कल्चर ट्यूब एंड हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे. हम उसको क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे. सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यू विल गेट अ थिक सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया. आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द थिक सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया. उसके बाद आप उसको क्या करोगे, सिरिंज के अंदर क्या कर लोगे, फिल इट इन द सिरिंज. So this is how the first step, that is the preparation of suspension of the agrobacterium is done. So एक बार ही हमने हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम सस्पेंशन है वो तैयार कर लिया है. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स प्लांट है उनको हम इन्फेक्ट करेंगे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स से. सो जो एक्स प्लांट है, सबसे पहले सपोज़ करो कि हमने ना एक लीफ ले ली, एक्स प्लांट में हमने एक लीफ ले ली. उस लीफ को आप पहले अच्छे से स्टरलाइजेशन करोगे ताकि उस पर कोई जर्म्स वगैरह है तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. उसके बाद आप क्या करोगे, जो हमारी लीफ है उसकी मिड रिब पर, मतलब मैं दिखा देती हूँ कैसी होती है. सो लीफ के बीच में जो लाइन होती है इसको हम मिड रिब बोलते हैं. अब इस मिड रिब पे आप क्या करोगे, स्क्रैच करोगे ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, वूंड क्रिएट हो जाए. ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्रैच करने वाले हैं और इसकी मिड रिब पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे. एंड हम क्या करेंगे, सिरिंज की हेल्प से, जो हमारा सिरिंज है, सपोज ये हमारा क्या है, सिरिंज है जिसके अंदर हमारे पास सस्पेंशन है ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन. अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम 2 to 3 ड्रॉप्स जो है ऑफ आर एग्रोबैक्टीरियम सस्पेंशन उसको यहाँ पर डाल देंगे. नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट करेंगे 15 दिन, या आप कह सकते हो 2 वीक के लिए आप वेट करोगे. एंड उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ग्रोथ नज़र आ जाएगी. ठीक है, मतलब जब आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो सपोज़ ये हमारी लीफ थी और ये इसकी मिड रिब थी, तो यहाँ पे आपको ना रूट्स का ग्रोथ नज़र आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो मिड रिब पे जो है रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी, इन्फेक्टेड एरिया जो था वहाँ पे. दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैंने सिरिंज वाला मेथड बताया, आप इसको सॉलिड मीडिया के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो. मतलब जो एक्स प्लांट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे सॉलिड मीडिया जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, ताकि जो भी बाकी कोई बैक्टीरिया हो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स की अलावा वो क्या हो जाए, किल हो जाए. हेरी रूट्स विल बी इंड्यूस्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच वेरीज फ्रॉम 1 week to over a month depending on the different plant species.
So further, the decontaminated hairy roots can be subcultured on the phytohormone free medium. अब ये तो एक मेथड है. दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रही थी सिरिंज वाला, कि अभी तक हमारे पास क्या था, 5 to 2 वीक्स के बाद आप देखोगे जो मिडरिब है वहाँ पे क्या हो जाएगी, रूट की ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी. सो देर इज़ अ डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ रूट फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड एरिया. फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो रूट ग्रो हुई है, ये जो रूट ग्रो हुई है, आप इसको क्या कर लोगे, आइसोलेट कर लोगे. ठीक है, तो हम यहाँ से इसको आइसोलेट कर लेंगे. आइसोलेट करने के बाद में आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे बायो रिएक्टर्स के अंदर. किसके अंदर, बायो रिएक्टर्स के अंदर. सो बायो रिएक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगैन. सो आप बायो रिएक्टर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दोगे जहाँ पे कि न्यूट्रिएंट मीडियम होता है प्रॉपर, उनके लाइक जो भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, जो भी उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर वगैरह वो होता है. सो उनको प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी ग्रोथ करने के लिए, तो रूट्स जो है वो और ग्रो होंगी. जितना भी आप चाहते हो आप उतना उनको स्केल अप कर सकते हो. सो अगर आप ये वाला प्लेट वाला मेथड करते हो तो अगार प्लेट आप देख रहे हो यहाँ पे हेरी रूट्स आ रही हैं बीट रूट की, बीटा वल्गैरिकस. सो दीज आर द हेरी रूट्स. Now, what are the advantages of the hairy root cultures? The hairy root system is genetically and बायोसिंथेटिकली स्टेबल होता है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. ऑल्सो जो इसका ग्रोथ रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. हाई प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. द कल्चर कैन ग्रो अंडर द फाइटो हार्मोन फ्री कंडीशंस. द कल्चर शोज फास्ट ग्रोथ विच रिड्यूसेस द कल्चर टाइम एंड ईजी द हैंडलिंग. Now, what are the application of the hairy root cultures? Functional analysis of genes, expressing foreign proteins, production of secondary metabolites. अगर हम कुछ examples देखें secondary metabolites which are produced by this, so शिकोनिन जो होता है, शिकोनिन used as an antibacterial and anti-ulcer agent. और ये जो शिकोनिन है दैट इज़ अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि हम हेरी रूट कल्चर से ऑब्टेन कर सकते हैं. देन एंथ्राक्विनिन जो है वो डाइज और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि हम हेरी रूट कल्चर से बना सकते हैं. देन ओपाइट एल्कलॉइड्स, बर्बेरीन एंड क्विनिन ऑल्सो. क्विनिन जो हम मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, वो भी हम इस टाइप के कल्चर से बना सकते हैं. एंड और भी लाइक निकोटीन हो गया, निकोटीन हो गया आपका, एनाटेबाइन हो गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम है ये. और मोनोटर्पीन्स. सो आप कोई भी लाइक 2-3 एग्जाम्पल आप देख लेना इसमें से, दैट वुड बी सफिशिएंट. द कल्चर may produce compounds which is not found in the untransformed roots. The culture may change the composition of metabolites. The culture can be used to regenerate the whole plant. So these were some of the application of the hairy root culture. So that's all for today. Thank you and have a good day.